हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के वीडियो में हम आपके बीच में Q&A सीरीज़ लेकर के आए हैं। बहुत सारी क्वेरीज थी, लगभग हमने ये महीने भर से इस वीडियो को शूट नहीं किया था, तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर करने का। क्वेरीज को हमने जेनरिक रखा है, पर्टिकुलर जो बहुत रिपीट हो रही हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हम स्पेशली कोशिश करते हैं नई क्वेरीज को आंसर कर पाएँ, ताकि नए सेट ऑफ क्वेश्चंस, नए लोग जो हमारे चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं और उनकी क्वेरीज अभी तक कवर नहीं की गई हैं, उन क्वेरीज को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कम से कम 200-250 लाइक्स चाहिए मुझे आप लोगों से। सब्सक्राइबर जो बीच में बढ़ने शुरू हुए थे फिर से शांत हो गए हैं। सब्सक्रिप्शन करना है, वीडियो नीचे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पेज को जाके हमारे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। एक छोटी सी चीज़ जिससे हमारे लिए बहुत हेल्प होने वाली है। हम कोई कम्युनिटी बिल्ड नहीं करते हैं, कोई पेमेंट चार्ज नहीं करते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लेकर आते हैं। प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेरी के साथ। विजय श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, सेक्टर G7 अंसल सुशांत गोल्ड सिटी में प्लॉट बुक कर चुके हैं। लगभग बुकिंग 15 साल पहले करी है, लेकिन अभी तक कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, कोई भी पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्टेज पे क्या करना चाहिए? बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं जिनका पैसा ऐसे फंस चुका हो और अभी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अंसल्स एज अ कंपनी NCLT में चल रही है। बहुत सारे अंसल्स के केसेस NCLT के पास हैं, NCLT उनको टेक केयर कर रहा है। रजिस्ट्रीज डायरेक्टली अंसल की रोकी जा चुकी हैं, अंसल्स डायरेक्ट रजिस्ट्री किसी की नहीं कर सकता। रेरा में भी प्रॉब्लम्स ये आई हैं, नया डेवलपमेंट से प्रॉब्लम गलत वर्ड होगा, नए डेवलपमेंट्स ये हैं कि अगर किसी भी बिल्डर ने 2021-22 के बाद अगर यहाँ पे कोई लैंड परचेज किया है डायरेक्टली अंसल से, तो उसको रेरा नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके कई चैलेंजेस अभी अंसल्स के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे घोटाले घपले हुए हैं। एक टाइम पे अंसल्स ने बहुत सारे पेपर्स के साथ में छेड़छाड़ करी है। सजरा इम्पोस्ट मैप, कई तरीके के तो सजरा इम्पोस्ट मैप हैं। ये सारी चीज़ें कुछ टेक्निकल हैं बेसिकली, जिसकी वजह से अब इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, सो दैट कि आगे आने वाले, क्योंकि लैंड बहुत डेवलप्ड हो चुकी है, एरिया बहुत डेवलप्ड हो चुका है। इतना बड़ा लैंड पार्सल इतने प्रोमिनेंट लोकेशन पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है। लुलू आया, उसको अंसल्स पसंद आया। वॉलमार्ट आया था एक टाइम पे, उसको अंसल्स पसंद आया था। मेदांता हॉस्पिटल अंसल्स पसंद आया। उसमें दो कारण है, पसंद भी आया पहला, और उतने बड़े डेवलपमेंट, उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां जगह मिलेगी प्रोमिनेंट, वो अंसल्स ही है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है, LDA बहुत ज़्यादा इस पे कमेटीज़ बन रही हैं, जिसकी वजह से इन लैंड पार्सल्स, इन सारे इश्यूज़ को क्लियर किया जाए। लेकिन बहुत सारे कस्टमर सफ़र कर रहे हैं ऐसे, जिनका G7 में प्लॉट है या कहीं के सेक्टर J में, O में, M, N कहीं भी प्लॉट्स हैं और अभी कोई आंसर नहीं मिल रहा। सिर्फ एक ही रास्ता है, कंज्यूमर कोर्ट। रेरा जाने से कुछ नहीं बनने वाला, कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। वहाँ जाके फैसले करवाने पड़ेंगे, या तो पेमेंट्स या तो पैसा लेंगे आप विद इंटरेस्ट। जो भी आपके साथ मेंटल हेरेसमेंट हुआ है, जितना भी आपका टाइम में लॉस हुआ है, जितना आपने पेपर्स में खर्च किया है, या तो आपको वो क्लेम करना पड़ेगा, या आप वहाँ जाके प्लॉट्स क्लेम करेंगे। और देर है अंधेर नहीं है, ये NCLT के पास चली गई हैं। गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई है और सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि खिचड़ी इतनी ज़्यादा फैली हुई है अंसल्स के अंदर में, कि उसको समेटना 1-2 साल 3 साल की बात नहीं है। प्रॉपरली अगर किया जाएगा तो 5-6-7 साल लग जाएंगे चीज़ों को क्लियर होते होते। तो अभी टाइम लगने वाला है। तो आपको या तो वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में केस जरूर साइड बाय साइड फाइल करना चाहिए मेरे हिसाब से। अंसल्स या NCLT में जाके जरूर बात करनी चाहिए। एक कंप्लेन आपको वहाँ पे भी फाइल करनी पड़ेगी, ये पूछने के लिए कि कौन मेरी रजिस्ट्री करेगा NCLT में, मेरा केस कब तक सुनवाई होगी, उस पॉकेट में कैसे मेरे को मेरा प्लॉट का एलोकेशन मिल पाएंगे। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, लीगल रास्ता है। अंसल्स के दरवाजे पे जाके अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई हेल्प मिलेगी, बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो बेसिकली आप अपना टाइम किल कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। अंसल से डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम लैंड को, प्लॉट को लेके है, किसी भी सेक्टर में है, तो आपको अंसल से कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। लीगल टर्म्स में आपको जाना कंज्यूमर कोर्ट ही पड़ेगा।
सेकंड क्वेरी इंस्टाग्राम पे हमको आई है। अजय जी ने हमसे क्वेरी करी है। अमरावती मिड टाउन एक प्रोजेक्ट गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में है। उसमें उन्होंने एक प्लॉट लिया है, 58,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड के रेट पे प्लॉट लिया है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट समझना चाह रहे हैं और क्या सेफ है नहीं है, पोजीशन कब मिलेगा। अमरावती मिड टाउन एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, 8 एकड़, लमसम 8 एकड़ के साइज़ का प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से जो एंट्री है वो थोड़ा सा ऊपर के रेट पे हुई है। ये एंड यूज़र के लिए रेट है, ये मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर के लिए ये रेट है। तो थोड़ा सा प्राइस पॉइंट आपका हायर हो गया है। आपको वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा लंबा टाइम रुकना पड़ेगा अगर अच्छे रिटर्न बनाने हैं। कम से कम एटलीस्ट अभी से 3 से 4 साल तो कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। और पोजीशन डेफिनेटली आपको 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत छोटा है। अमरावती काम भी वहाँ बहुत तेज़ी से कर रही है। और लेकिन अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूं, ग्रीन एरिया के हिसाब से बात करूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है। हालांकि 6 एकड़ में ओकास इनक्लेव भी है, 6-7 एकड़ में ओकास इनक्लेव भी है, लेकिन उसका डेवलपमेंट वर्सेस अमरावती का डेवलपमेंट थोड़ा सा मज़ेदार नहीं है। मैप जो है वो ओकास का ज़्यादा अच्छा है, कम छोटी टाउनशिप होने के बावजूद भी प्लान्ड ज़्यादा लगता है कंपेयर टू अमरावती मिड टाउन। तो मेरा ये सजेशन होगा कि जिनकी एंट्री 45-46,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड या 50,000 रुपये स्क्वायर यार्ड के आसपास है, उनको तो ठीक है, उनको रिटर्न बन जाएंगे। जिन्होंने भी 55,000 प्लस के रेट पे एंट्री ली है, वो एक एंड यूज़र का रेट है, उस पर सिर्फ एंड यूज़र को ही जाना चाहिए। और उन्हीं लोगों को प्लान करना चाहिए जिनको 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर घर भी, प्लॉट की रजिस्ट्री भी मिल जाए, बैंक लोन भी हो जाए, और साथ ही साथ साल भर, 1.5 साल से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते पोजीशन के लिए। और गोमती नगर एक्सटेंशन ही उनका प्रेफर्ड लोकेशन है। उसी सेट ऑफ ऑडियंस को इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। इन्वेस्टर के लिए रेट बहुत गलत रेट है। प्रशांत जी की क्वेरी है, MRMGF गोमती ग्रीन्स में प्लॉट लेना चाहते हैं, 3 से 5 साल का हॉरिजन जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहेगा। आसपास में अपार्टमेंट्स हैं, मॉल्स हैं, माइक्रो मार्केट वहाँ पे धीरे धीरे आ रही है, गोमती नगर का टैग लगा हुआ है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है MRMGF फॉर एंड यूज़ पर्पज़। प्राइस पॉइंट जो है वो लगभग 6,500-7 हज़ार रुपये से लेके 8,000 8,500 रुपये स्क्वायर फुट के रेट पहुँच चुके हैं। अब इन्वेस्टर को क्या रहेगा, इन्वेस्टर को कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा 3 से 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि आसपास में अंसल्स में भी प्लॉट है, गोमती नगर एक्सटेंशन के बाकी सेक्टर्स में भी प्लॉट अवेलेबल हैं, पिंटल के पास भी प्लॉट्स हैं, अमरावती में भी प्लॉट्स हैं। तो प्राइस पॉइंट का अब सप्लाई बहुत आ गई है प्लॉट्स की उस लोकेशन पे। तो 7,000 7,500 का प्राइस पॉइंट मुझे लगता है थोड़ा सा एक नियर टू पीक है। पीक अभी भी नहीं है, मुझे लगता है 9,000 का रेट, 9,500 का रेट टच करेगा आने वाले 4 साल 5 साल में। लेकिन अगर 7,500-8,000 में लिया और 9,500 रुपये में बेचा 4 साल बाद, तो इन्वेस्टर का, इन्वेस्टमेंट का जो एंगल है वो लूज हो चुका है। ROI का जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो एंगल लूज हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट आप प्लान नहीं कर सकते हैं MRMGF में बहुत लॉन्ग टर्म में। कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बनने वाले हैं अब उस प्रोजेक्ट में। एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज़, अब हालांकि शहीद पथ पे मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट बनते चले जा रहे हैं, तो हमको अगर MRMGF की तरफ पे देखना है तो ओमेक्स के कई सारे फ्लैट्स हैं, रिशिता मैनहट्टन के फ्लैट्स हैं, बालाजी ग्रुप के फ्लैट्स हैं, BCC ग्रुप के फ्लैट्स हैं, कई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20,000-25,000 फैमिलीज उस एरिया से शहीद पथ पे चढ़ती हैं। तो वहाँ पे जाम लगने का, कंजेशन बहुत होगा, बॉटल नेक है बेसिकली। एक ही छोटी सी रोड, वो 12 मीटर का रोड एक बॉटल नेक है बेसिकली, उसी में ट्रैफिक आ भी रहा है, बोथ वेज मूवमेंट है। इस वजह से मुझे लगता है कि MR में आने वाले टाइम में कंजेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और उसमें अभी मॉल भी है अंदर, ओमेक्स हजरतगंज का मॉल भी जब स्टार्ट हो जाएगा, ग्रैंड में भी पोजीशन आएगा, ओमेक्स के कई अभी और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पोजीशन नहीं है, MRMGF के अंदर EWS LIG हाउसिंग है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के एक बॉटल नेक क्रिएट होगा और डेफिनेटली जाम, या तो गवर्नमेंट को कुछ प्लान करने पड़ेंगे एंट्री एग्जिट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स को लेके, तभी कुछ सल्यूशन है। नहीं तो एंड यूज़र 4-5-6 साल बाद बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। और ये एक मेरे लिए मेजर सेटबैक है MRMGF गोमती ग्रीन्स के लिए एज एन एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सब बहुत बढ़िया है। इमरान जी की क्वेरी है, अगेन अमरावती प्रोजेक्ट को लेकर है, लेकिन ये अमरावती IT सिटी प्रोजेक्ट को लेकर है। मेरा व्यूज़ जानना चाहते हैं अमरावती IT सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, स्पेशली जो इनकम टैक्स की रेट्स हुई, IT रेट्स हुई, उसके बाद में क्या कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी 55% पेमेंट दे चुके हैं,
लग रहा है कि काम बहुत तेज़ नहीं चल रहा है, और साथ में सुनने में आ रहा है कि अमरावती एक नया प्रोजेक्ट भी कहीं पे प्लान कर रही है, लेकर आ रही है, और मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में चल रही हैं। तो उसकी वजह से एक डर लग रहा है कि क्या करना चाहिए, सही है होल्ड करें, बेच दें, कुछ गलत तो नहीं हो गया। मेरे हिसाब से अमरावती आईटी सिटी में जो ये आईटी रेड्स हुई, ये हर बिल्डर कंपनी के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में हर किसी ने इस चैलेंज को फेस किया है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा लैंड पार्सल परचेज करना है, कोई और किसी तरीके से किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो पेमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक चंक बिल्डर्स के पास एक मूवमेंट होता है पैसों का। उस पर क्या ऑडिट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उस पर सर्टेन रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, जीएसटी प्रॉपर जमा हो रहा है, इनकम टैक्स जमा हो रहा है। तो इस तरीके के रेट्स बहुत बार बहुत बिल्डर्स, मुझे नहीं लगता लखनऊ का जो भी कोई बड़ा बिल्डर या इंडिया लेवल पे कोई बड़ा बिल्डर है, तो हर किसी ने इस तरीके के चैलेंजेस को फेस किया है, और ये फेज़ है, ये निकल जाएगा। लेकिन इसका अमरावती आईटी सिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमरावती आईटी सिटी बहुत आगे निकल चुका है। बहुत सारा पैसा प्रोजेक्ट में लग रहा है, रेरा अप्रूव्ड है, रेरा की मॉनिटरिंग अलग चल रही है। प्रोजेक्ट में बहुत सारा फंड जो है, आज की डेट पे अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखोगे तो बहुत हद तक आपको चेंजेस दिखेंगे आज से 2 साल पहले अभी। और रही बात काम नहीं दिख रहा है, तो मैंने तो अमरावती आईटी सिटी में जिसको भी बोला है, जब भी बेचा है, मैंने बोल के बेचा है कि 4 से 5 साल का आपको टाइम फ्रेम लेके ही प्लान करना पड़ेगा। 4 से 5 साल से जल्दी का अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं मिलने वाला है, ना ही एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेशेंस रखें, होल्ड करें। अमरावती आईटी सिटी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, अमरावती आईटी सिटी बिल्कुल सेफ है, काम चल रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, काम की स्पीड थोड़ी और तेज की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो बिट्स एंड पार्सल्स में काम चल रहा है, तो वो दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा फील नहीं आता है जब तक पूरा बन नहीं जाता। एमआरएमजीएफ गोमती ग्रीन्स के साथ भी, पिंटल पार्क सिटी के साथ भी, अंसल्स के साथ भी, डीएलएफ गार्डन सिटी के साथ भी, सभी कंपनीज के साथ जो बड़ी प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में काम को होने में टाइम लगता है, और दिखते दिखते समय लगेगा। तो आपको अमरावती आईटी सिटी 2024 एंड या 2025 तक बहुत हद तक समझ में आने लगेगी कि मेरा प्लॉट कहाँ पे है, कैसा डेवलपमेंट है, कहाँ रोड जा रही है, कहाँ क्या कनेक्शन होंगे। सारी चीज़ें आपको 2025 तक पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले जो लॉन्चेस हैं, आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अप्रूवल्स आने के बाद ही हमको आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें जब एक जगह अपना फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग फॉल इन प्लेस, सारी चीज़ें एक साथ सेट हो जाएं, सारे अप्रूवल्स एक साथ आ जाएं, आगे का प्लान दिखने लगे, सारी चीज़ें हो जाए, तो ये जल्दबाजी में ना एंट्री लें कि लेट हो जाएंगे तो रिटर्न मर जाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर वो इन्वेस्टर जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते चले आ रहे हैं, उनके लिए, उनका लिए तो बहुत बढ़िया एक सेट प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो बहुत सेफ जाना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जिनका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है, और उन लोगों को सेफ जाना चाहिए, और आगे के प्रोजेक्ट्स में तभी मूव करें जब सारे अप्रूवल्स आ चुके हों कंपनी के पास। संजीव जी की क्वेरी है, बिल्डर्स लाइक रिशिता, मैनहट्टन, शालीमार, ओमैक्स, ये सब बंधा चार्जेस आज के टाइम पे चार्ज कर रहे हैं। ये कस्टमर को क्यों बियर करने हैं, कस्टमर ही क्यों देगा इसको, और इसका एक्चुअली ये है क्या चीज़ और क्यों देना है। बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट गोमती नदी के आसपास थे, गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में स्पेशली जो प्रोजेक्ट्स थे, उनको पहले से डे 1 से क्लियर था कि एलडीए कभी ना कभी वहाँ पे बंधा बनाएगा, और जो बंधा बनाएगा वो बिल्डर, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिल्डर्स का होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डेवलपमेंट वहाँ पे बिल्डर्स को ही मिला है आज की डेट में, और बिल्डर्स ने ही फ़ायदे उठाए हैं, प्रॉफिट्स उठाए हैं, बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल बसावट ही वहाँ बिल्डर्स की वजह से आई है। तो बहुत बड़ा एक चंक जो पैसों का है वो बिल्डर्स को देना था। बिल्डर्स ने बहुत हद तक इसको, कुछ ने छुपाया, कुछ ने क्लियर रखा कि बंधा चार्जेस जब मांगा जाएगा तब देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस बात को मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि मैं भी एक कस्टमर हूं, आप भी एक कस्टमर हो, सब लोग एक ना एक पॉइंट पे, सर्टेन जगह पे एक कस्टमर है। अल्टीमेटली पैसा देना कस्टमर को ही पड़ता है। कोई कंपनी, कोई ब्रांड कुछ भी फ्री में नहीं देती, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड कुछ भी आप अपनी जेब से नहीं देती। तो बंधा चार्जेस जो लगे हैं एमआर में पहले
पहले डिक्लेयर्ड था, अमरावती में आज ही डिक्लेयर्ड है, पिंटल में भी डिक्लेयर्ड है। तो जो भी प्रोजेक्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं जो बंधे के आसपास हैं, उन सबका चार्जेस, बंधा चार्जेस बिल्डर जो वसूलेगा वो कस्टमर से लेगा, और वो आगे एलडीए को जाना है वो पैसा, क्योंकि वो बंधा बनने की जो कॉस्ट है उसका एक शेयर बिल्डर्स को देना है, हैवी शेयर बिल्डर को देना है। तो वो इम्प्लीकेशन हर कस्टमर पे जो भी उस प्रोजेक्ट में है उनको देना पड़ेगा। यूट्यूब पे एक क्वेरी आई है, एम्पीरिया के पास ड्रीम फ्लैट्स हैं, ड्रीम्स करके DREAMZ, ड्रीम्स फ्लैट्स हैं, इसके मेरा व्यू जानना चाहते हैं। मुझे वो लोकेशन पे अभी प्लॉट ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 साल 12 साल का ड्यूरेशन है, और अपार्टमेंट तो फिर बहुत दूर कहानी हो गई। मेरे आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अपार्टमेंट की ज़रूरत तब आती है जब एक एरिया में बहुत डेंसली पॉपुलेशन आ चुकी है, प्लॉट्स बहुत ऊपर ओवर प्राइस हो चुके हैं, और फिर वहाँ पे अपार्टमेंट आता है, या सिक्योरिटी चाहिए। अपार्टमेंट का मेजर जो बेसिक फंडा है वो यही है कि अफोर्डेबिलिटी प्लॉट्स एंड विलास की बाहर हो चुकी है, और तब मुझे फ्लैट लेना है। लेकिन क्योंकि लोकेशन अच्छी चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा लोकेशन से। मैं अपनी खुद की ज़मीन, खुद का छत वाले कॉन्सेप्ट से हटके मैं अपार्टमेंट में आ सकता हूं, क्योंकि मुझे लोकेशन अच्छी चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है प्लॉट विला को खरीदने का। तो अभी इस लोकेशन के हिसाब से, इसीलिए मुझे अंसल्स के आगे मदर सिटी, जो जिसको मैं कहते हैं अंसल्स का जो आगे लुलू वाला लोकेशन है, ओकास वाला लोकेशन है, सेंट्रम के आसपास का लोकेशन है, ये सब मुझे बहुत पसंद है। गोमती नगर एक्सटेंशन बहुत पसंद है, गोमती नगर पसंद है। यहाँ पे फ्लैट समझ में आते हैं, इसीलिए बिकते हैं, इसीलिए रीसेल होती है, रेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन अगर हम फ्लैट को लखनऊ शहर से 20, 25, 30 किलोमीटर दूर जाके लेने लग जाएंगे, तो फिर ना रेंटल मिलेगा, ना कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, चाहे वो जितना भी सस्ता फ्लैट क्यों ना हो। उसकी एक टाइम है एंट्री लेने का, जब वहाँ मूवमेंट आना शुरू होगा फिर मैं तब पैसा लगाना चाहूँगा। मैं उस लोकेशन, जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हो, बिजनौर रोड, एल्डिको एम्पीरिया के आसपास, मैं तो अपना पैसा उस लोकेशन पे कम से कम 7 से 8 साल बाद डालने का सोचूंगा। अभी बहुत आगे की कहानी है, अभी तो प्लॉट्स नहीं जम रहे, तो अपार्टमेंट तो बहुत दूर हो गया। अजय वर्मा जी की क्वेरी है, नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन कामिनी इनक्लेव प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। किसान पद पे है और बिल्डर कह रहा है कि आने वाले टाइम में एलडीए अप्रूवल आ जाएगा। अभी रेट 2500 रुपये स्क्वायर फुट चल रहा है, तो अभी आप ले लो। ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर जम रहा है, सारे पेपर्स अप्रूवल्स दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको चूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर भी किया है कि कैसे एक बिल्डर या एक प्रोजेक्ट को आप चूज़ करो, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एलडीए आ जाएगा, डेफिनेटली रेट में मूवमेंट आ जाएगा, लेकिन अब ये एक हाई रिस्क, मतलब एक ये डोमेन जो है वो थोड़ा हाई रिस्क हो गया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लखनऊ के अंदर बिल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो पिछले 6 साल 5 साल से एलडीए अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, आज तक नहीं मिला, लेकिन इसी उम्मीद में बैठे हैं जब मिलेगा तो मेरा प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब और कुछ ऐसे भी हैं जिनको 6 महीने 1 साल के अंदर एलडीए अप्रूवल मिल गया। तो ये एक बहुत आपको देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद, बिल्डर से सारे पेपर्स मांगने के बाद। मेरे पास प्रोजेक्ट्स के पेपर्स नहीं है, इस वजह से मैं इस पर टेक नहीं दे सकता, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क में रिस्क तो ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलाउ करती है इस तरीके के प्रोजेक्ट में एंट्री लेना या नहीं। अमित यादव जी की क्वेरी है, ब्लिस डिलाइट में 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए या उसको बेच देना चाहिए या कैंसिल करवा दें? मेरे हिसाब से ब्लिस डिलाइट में अगर इन्वेस्टमेंट है, प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्राइस पे एंट्री लिया है। अगर वो 3000 से 3400-3500 के बीच का प्राइस पॉइंट है तो प्लीज़ उसको होल्ड करें, और अच्छा रिटर्न बनेगा, अच्छे फ्यूचर्स में अच्छी रेंटल वैल्यू के साथ में वो प्रोजेक्ट बनेगा, निकल के आएगा। यस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्राइस पॉइंट का प्रोजेक्ट है, जो आसपास में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, और आसपास में अंसल के अंदर भी बहुत प्राइवेट प्लेयर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो ओवरऑल ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो अच्छे रेंटल बना के दे सकता है आने वाले टाइम में, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी ठीक ठाक बना देगा, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और रेरा आने के बाद ये बहुत मुश्किल हो रहा है बिल्डर्स के लिए कि वो रेरा 2017 के बाद के जो लॉन्चेस हैं उसमें बहुत मुश्किल है कि बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे और उसको बनाए नहीं। पंकज पांडे जी की क्वेरी है, 3000 से 4000 के साइज़ का प्लॉट लेना चाहते हैं, 2 साल के अंदर पोजीशन मिल जाए ऐसा प्लॉट हो, और रेट सबसे कम मिल जाए। ये सबको चाहिए, ये सबका सपना यही होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पिंटल पार्क सिटी का फेज़ 1, फेज़ 2,
इन दोनों को कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे आपको अभी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस है, बहुत अच्छे प्राइस में 3,000 4,000 स्क्वायर फुट का घर मिल जाएगा और लीज रेट भी हैं जो आसपास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें। और इसके बाद अगर सुल्तानपुर रोड से थोड़ा सा आप हटना चाहते हो, बिल्कुल किसान पथ के पास, क्योंकि अगर आपका सुल्तानपुर रोड प्रेफरेंस है तो किसान पथ से अप्रोचेबिलिटी और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सुल्तानपुर रोड रायबरेली रोड की, तो आप ओमिक्स मेट्रो सिटी भी प्लान कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस अच्छे प्लॉट्स अच्छे रेट पे अभी मिल जाएंगे और 2 साल के अंदर आपकी रजिस्ट्री भी हो चुकी होगी। तो आपका ऑप्शन ये दोनों प्रोजेक्ट्स में पूरी तरीके से फुलफिल होते हैं, ये जो कंडीशन है, तो आपको दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अनुज तिवारी जी की क्वेरी है, मेरा व्यू जानना चाहते हैं, J5 सुशांत गोल्ड सिटी में कमर्शियल है, उस कमर्शियल को लेके क्या इन्वेस्टमेंट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। मेरे हिसाब से रिस्क एपेटाइट जिनका ज़्यादा है उनको ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो पुरानी इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं पहला ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को दूर रहना चाहिए। जो पुराने जिनको मैं कहूँगा जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिन्होंने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, उन लोगों को अंसल्स के J5 कमर्शियल में रिस्क जरूर लेना चाहिए। रिस्क वर्थ टेकिंग है और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बन सकता है। ट्रांसफ़र वाले जो भी प्लॉट्स हैं या ट्रांसफ़र वाले जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उससे थोड़ा दूर रहें। जो भी ट्रांजैक्शन करें वो रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन करें, ऑलरेडी रजिस्ट्री किसी की हो चुकी हो, पोजीशन वहाँ मिल चुका हो, उस वाले ट्रांजैक्शन के साथ जाएं। समय रहते आपको अच्छा डील मिलेगी और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न बनेंगे। हर्षित जैन जी की क्वेरी है, मिड सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट में डिफरेंस जानना चाहते हैं। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट साइज है उससे डिफाइन होता है, यूनिट साइज एंड बजट। मोस्टली मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो 70 लाख रुपीस की रेंज से स्टार्ट होंगी और ये डेफिनेशन विद इन्फ्लेशन चेंज होती जाएगी। 70 लाख रुपीस से लेके 130 140 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिड सेगमेंट में आएंगे। और जो प्रीमियम सेगमेंट है जिनके साइज बहुत बड़े हो गए, भी आने वाले टाइम में पूर्वांचल एक लॉन्च कर रहा है, शालीमार वेलेंशिया टावर 3800 स्क्वायर फुट का साइज, ओरो कॉन्स्टेला 4400 स्क्वायर फुट का साइज। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जिनका साइज बड़ा है, जिनका बजट बड़ा है, जो 1 करोड़ 40 लाख से 2 ढाई 3 करोड़ की रेंज में जा रहे हैं, वो प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट हो गए। ये एक मोटा मोटी डेफिनेशन है। अब लग्जरी, इसका जो लग्जरी का एलिमेंट है वो ऐड हो जाता है। स्पेसिफिकेशन बिल्डर क्या दे रहा है, एमिनिटीज बिल्डर क्या दे रहा है, ग्रीनरी क्या है उस प्रेमाइसेस में, कितना FAR कंज्यूम हुआ है, मतलब कि मुझे कितना आसपास में खुला मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है तो भी लग्जरी का नाम, क्योंकि इस वर्ड के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लग्जरी कह के सब बेच देते हैं, लेकिन एक्चुअली लग्जरी मिलती नहीं है। तो लग्जरी के लिए कॉरिडोर पे भी बिल्डर ने क्या काम किया, कॉमन एरियाज पे बिल्डर ने क्या काम किया है, जो स्पेसिफिकेशन है कि इटालियन फ्लोरिंग है, मॉड्यूलर किचन किस ब्रांड का मॉड्यूलर किचन है, जो फिटिंग्स हैं वो किस ब्रांड की हैं, जो मॉड्यूलर स्विचेस हैं वो किस ब्रांड के हैं। ये सारे स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज़ को अगर हम वैल्यू करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि लग्जरी है कि नहीं है। लखनऊ के अंदर में अभी कोई भी बिल्डर शालीमार को छोड़ के लग्जरी सेगमेंट पे नहीं आया है। सब के सब अबव मिड सेगमेंट या मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स पे डील कर रहे हैं। कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है, वो इंक्लूडिंग रिश्ता, इंक्लूडिंग ओरो, इंक्लूडिंग एल्डिको, एवरी अदर ब्रांड, ये हाई एंड मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है। लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट का टेस्ट लेना है तो फिर हमको शालीमार ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर सुषमा जी की क्वेरी है, first of all, thanks for making such wonderful, informative and thoughtful, provoking videos. Thank you so much. These videos are really helpful for a novice person like me who has no knowledge of real estate. I want to know the legally correct method of purchasing an under construction flat which was booked by the company to a buyer, and currently that buyer wants to sell it although he has not having selling rights. Interesting query है। इसको मैं ऐसे कवर करना चाहूँगा कि जब मैंने एक बहुत पहले वीडियो भी किया था कि जब रीसेल में प्रॉपर्टी बाय करें और जब ट्रांसफ़र केस हो, रजिस्ट्री ना हुई हो, तो क्या प्रोसेस है। इसको अगर आप वीडियो को फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर एक आइडिया लगेगा। मैं फिर भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी दे देता हूँ आपको। हालांकि जो भी ट्रांसफ़र केसेस बिल्डर के यहाँ होते हैं,
एक्चुअली उनकी परमिशन नहीं है। रजिस्ट्री से पहले कोई भी ट्रांसफ़र जो कोई भी बिल्डर के यहाँ हो रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर का एंगल आ जाता है, बिल्डर्स को इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, और इस पर अभी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कानून आया नहीं है, इस वजह से ये चल रहा है। और ये अभी तब तक चलेगा जब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, और जब तक बिल्डर्स के पास इतना पैसा आ जाए कि वो कहीं कि रजिस्ट्री के बाद ही बेच सकते हो, उससे पहले नहीं बेच पाओगे। अब बात करते हैं रीसेल में। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, सपोज कंपनी से मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है और मुझे अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है, मुझे रिसीट्स मिल चुकी हैं जो भी मैंने पेमेंट किया है। मैंने परचेज किया था 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे कोई अपार्टमेंट, अब 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का रेट है और कंपनी का रेट 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है। कंपनी भी सेल कर रही है अभी, लेकिन क्योंकि मैं 5,000 पे लिया था, कंपनी 8,000 पे बेच रही है, तो जो अगर कोई अभी नया बायर लेना चाहता है और मैं 7,000 पे बेचूंगा तो लेने वाले को भी फ़ायदा, बेचने वाले को भी फ़ायदा। तो ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप है कि आप कंपनी के ऑफिस जाएं, लेजर देख लें। आप जो सेलर आपको जो बेच रहा है प्रॉपर्टी, उससे प्रॉपर्टी का लेजर देख लें। लेजर से आपको ये पता चल जाएगा कब बुक हुई थी और टिल डेट कितना पेमेंट जा चुका है। उस लेजर के हिसाब से जितने भी पेमेंट्स हुए उनके रसीद, उनकी जो रिसीट्स है उसको आप वेरीफाई कर लें। सेलर के पास सारी रिसीट्स होंगी। अलॉटमेंट लेटर और लेजर पे जो नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब चीज़ें जो मेंशन्ड है वो अलॉटमेंट लेटर पे ही मेंशन्ड। अलॉटमेंट लेटर और लेजर दोनों सेम नाम से है, उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है किसी तरीके का। और उसके बाद कंपनी का एक ट्रांसफ़र फॉर्मेट होता है और परमिशन टू सेल होती है, परमिशन टू ट्रांसफ़र होता है। आपको उस बिल्डर ऑफिस में जाके परमिशन टू ट्रांसफ़र अप्लाई करना होता है। एक एप्लीकेशन, हैंड रिटन एप्लीकेशन होगी कि मैं इस नाम से प्रॉपर्टी है, ये सेलर देगा बेसिकली, इस नाम से प्रॉपर्टी और इस नाम पे इसको ट्रांसफ़र किया जाए और उसकी काइंडली परमिशन ग्रांट की जाए। बिल्डर उसकी एक परमिशन ग्रांट करेगा, परमिशन टू ट्रांसफ़र मिल जाएगा। उसके बेसिस पे अगर आपको फर्दर लोन कराना है और अलॉटमेंट लेटर के बेसिस और रसीदों के बेसिस पे आपको लोन होगा, जितना बैलेंस सेलर ने अपनी पॉकेट से दिया है उतना सेलर के पास जाएगा। जितना सेलर ने अगर लोन लेके लिया है तो आपका बैंक डायरेक्ट सेलर के बैंक को डीडी देगा ताकि वो लोन उनका क्लोज हो जाए, और फर्दर बिल्डर आपकी प्रॉपर्टी को इंडोर्स करेगा, सारे पेपर को इंडोर्समेंट होगा। पिछले वाले सेलर का नाम हटेगा, अभी करंट जो परचेजर है उसका नाम चढ़ जाएगा और सारे पेपर बैंक के पास जाएंगे और आगे के सारी डॉक्यूमेंट्स आप जो बायर है उसके नाम से आने लगेंगे। ये एक लीगल सही प्रोसेस है और इसी तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एक 100 रुपये के एग्रीमेंट पे एक एग्रीमेंट भी कर लेंगे जिसमें सारी टर्म्स कंडीशन आप डिक्लेयर कर लोगे। इतने दिन में ट्रांजेक्शन हो जाना है, इतने रुपए पे ट्रांजेक्शन डिसाइड हुआ है, ये होना है। और इसके अलावा कोई भी ट्रांसफ़र चार्ज जो हैं, हर बिल्डर के अलग अलग ट्रांसफ़र चार्ज है, वो ट्रांसफ़र चार्ज कौन देगा, 50-50 देगा कि पूरा बायर देगा कि पूरा सेलर देगा, ये सारी टर्म्स कंडीशन को आप एक ATS पे डिफाइन कर लोगे। इस प्रोसेस के साथ आपकी प्रॉपर्टी आप रीसेल में परचेज कर पाएंगे और ये सही प्रोसेस है और इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ जाएगी। अखिलेश जी की क्वेरी है, LDA के कुछ फ्लैट की स्कीम्स निकली हुई हैं जो मोस्ट ऑफ देम मानसरोवर योजना में है, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉटमेंट्स हो रहे हैं। तो पूछना चाहते हैं कि रेंटल इनकम से क्या वो लेना सही होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया होगा। रेंटल इनकम के हिसाब से उस एरिया में वैसे भी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड है वहाँ पे। एयरपोर्ट जिस तरीके से डेवलप हो रहा है तो कानपुर रोड पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, तो आप ज़रूर उसको रेंटल पर्पज़ से ले सकते हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा रेंटल इनकम के हिसाब से। और फ्यूचर उस एरिया का बहुत अच्छा है, ग्रोथ उस एरिया की बहुत अच्छी है। और क्योंकि वहाँ लीडर लगता है तो डिमांड कभी सप्लाई कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है उस एरिया में। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स अभी पहुँचे नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर इसको इन्वेस्ट करें, ज़रूर उसमें बुक कराएं और रेंटल इनकम से मेरे हिसाब से थम्स अप है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत अच्छे रेंटल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 और 3 BHK दोनों ही फ्लैट्स में। आज का Q&A सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आज के वीडियोस से आपको बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे। हमने नई क्वेरीज को कवर करने की कोशिश करी है, नए ऑडियंस को टैप करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं उसमें इस चैनल को शेयर करें। और हमारे जो इंस्टाग्राम और ऑल भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। 200 से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर्स को बढ़ना है, ये बात मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।